अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ RVO, जिसे हम बोलते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन, या ऐसे हम बोलते हैं आई स्ट्रोक। तो इसको जानने से पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी आँखों की रोशनी को ख़राब करता है, ये इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को RVO होता है, या फिर इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट है, एलोपैथिक मेडिसिन में इसका क्या मैनेजमेंट है और होम्योपैथिक स्कोप क्या है। तो आइए जानते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना एक हमारी आँख के पीछे का एक पार्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि नर्व टिश्यू से बना होता है। ये इमेजेस को कलेक्ट करती है और ब्रेन तक भेजती है। एज ए ट्रांसलेटर का इसका काम होता है, जैसे ब्रेन तक इसने भेजी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो अगर रेटिना के अंदर कोई ख़राबी आती तो हमारी जो देखने की क्षमता है, जो हम देखते हैं, कैपेसिटी टू सी, डिटेल विज़न जो करते हैं, उसमें ख़राबी आती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन की। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा हार्ट है, इससे जो आर्टरीज़ होती हैं प्योर ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड जो है वेन्स लेके आती है हार्ट्स की तरफ दोबारा। तो यहाँ पर हम बात करें रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अगर किसी कारणवश रेटिना से जो वेन निकलती है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज होता है, कोई ऑक्लूजन होता है, कोई स्ट्रोक आता है, मतलब कोई हिंड्रेंस क्रिएट होती है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है, इसे हम बोलते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन। यानी कि एक वेन के अंदर क्लॉट बन गया और ब्लड का जो रास्ता था, जैसे लाइट कट ऑफ हो जाती है, ठीक इसी तरीके से सप्लाई जो है बंद हो जाती है ब्लड की। तो ये कंडीशन कहलाती है रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब होता क्या है, जो नर्व सेल्स रहती हैं उनका एक कांस्टेंट सप्लाई उनको चाहिए रहती है ब्लड की, ताकि उनको जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खाना पीना है, उनको मिलता रहे। अगर आप जानते हैं जैसे कि ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आता है, तो ब्रेन का कोई पार्ट जहाँ पर कि ऑक्सीजन को तुरंत मिलना थी, रेगुलर मिलनी है ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई होनी है और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाने हैं, लेकिन प्रॉपरली वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, मतलब ब्लड जाना रुक गया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वहाँ पर स्ट्रोक हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया डैमेज हो जाता है। तो इसी तरीके का जो डैमेज है, जो स्ट्रोक है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और जब ये आई में होता है तो इसे बोलते हैं आई स्ट्रोक, यानी कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन। और जब रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है, यानी कि रेटिना के अंदर जो वेन है जो ब्लड लेके आती है, वो अगर ऑक्लूजन होता है, उसमें बिल्कुल जो है बंद हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड जो है ब्लीडिंग होने लगती है, हेमरेजेस होने लगते हैं, और फ्लूइड जो है लीकेज होता है वहाँ पर। फिर वो रेटिना के अंदर स्वेलिंग कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन जैसे बोलते हैं, वो कॉज करता है। और इसकी वजह से विज़न, यानी कि जो हमारी देखने की क्षमता है, वो ख़राब होती है। यही कंडीशन कहलाती है रेटिनल वेन ऑक्लूजन, RVO या फिर आई स्ट्रोक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन की। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ इसके 2 टाइप्स। जैसे होता है CRVO, यानी कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो सबसे मेन जो वेन है, अगर उसके अंदर रुकावट आती है, ऑक्लूजन होता है, तो उसे बोलते हैं CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। और अगर एक होता है BRVO, यानी कि ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, स्मॉलर वेन के अंदर क्लॉट बनता है, स्ट्रोक आता है, रुकता है, तो उसको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे रेटिनल वेन ऑक्लूजन हमारी आँखों की रोशनी को ख़राब करता है, किस तरीके से करता है, वो क्या ऐसा कर देता है जिससे कि हमारा विज़न ख़राब होने लगता है। सबसे पहली बात यह है कि मैकुलर एडिमा, मैकुला एक रेटिना का एक पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, मैकुला थिन पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आती है, एडिमा जैसे बोलते हैं। और ये मैकुला जो होता है, जो एक प्रॉपरली एक अच्छा विज़न, जो हमारा जो विज़न होता है, जो हम देखते हैं, रीडिंग करते हैं या किसी का देखते हैं, पूरा फोकस मेन विज़न का पार्ट होता है, जैसे मैकुला, इसके अंदर स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिर ब्लरिंग ऑफ विज़न, यानी कि विज़न धुंधला होने लगता है और हमारी लाइफ क्वालिटी जो है घट जाती है, रीडिंग की क्वालिटी, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्वालिटी हमारी घट जाती है। तो RVO से सबसे पहले मैकुलर एडिमा की कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से हमारा विज़न जो है प्रभावित होता है। दूसरा काम ये क्या करता है RVO की, न्यू वेस्कुलराइजेशन। आँखों के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम विट्रस जेली बोलते हैं, विट्रस। अब इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, विट्रस फ्लूइड, तो न्यू वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं,
जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती है तो उनके अंदर से ब्लड जो है लीकेज होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है और वो बिट्रस यानी कि जो आँख का पार्ट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बिट्रस के अंदर वो फैलने लगता है। और जब वो बिट्रस के अंदर फैलने लगता है तो जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी आंखों के सामने काले काले धब्बे फ्लोटर्स दिखाई पड़ते हैं, रिंग इस तरीके से टहलते हुए दिखाई पड़ते हैं, फ्लोटर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स आते हैं। तो ये जो ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं जो बिट्रस पार्ट के अंदर टहलते हैं, घूमते हैं, तो इसकी जो छाया जब बनती है तो वो हमें फ्लोटर्स के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये फ्लोटर्स को क्रिएट करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर सीवियर न्यू वैस्कुलरेशन होता है, सीवियर होगा तो ये हमारी रेटिना को डिटैच भी कर सकता है, यानी कि पर्दे को उखाड़ भी सकता है। ये एक तरीके से डिटैच कर सकता है, उखाड़ सकता है पर्दे को, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल विजन लॉस हो सकता है। न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा, आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ने से प्रेशर बढ़ सकता है, आईओपी जैसे बोलते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। न्यू ब्लड वेसल जो बनती है वो पेन क्रिएट कर सकती है, इनसाइड द आई बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर सकती है, और प्रेशर बढ़ने से ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा की वजह से पूरा टोटली ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी बन सकती है। और अगर टाइमली आरबीओ को नहीं ट्रीट किया गया, रेटिनल वेन ऑक्लूजन आई स्ट्रोक को ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कराया गया, ईजिली मतलब तुरंत नहीं पहुंच गए, तो ये परमानेंट लॉस ऑफ विजन को क्रिएट कर सकता है, यानी कि ब्लाइंडनेस पूरी तरीके से आपको ब्लाइंड बना सकता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आरबीओ आई स्ट्रोक यानी कि जो हमारा रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमें आरबीओ हो जाता है या इसकी संभावना रहती है। तो सबसे रेटिनल वेन ऑक्लूजन यही है कि रेटिनल जो वेन है उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है, ऑक्लूजन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जा रही है। तो कभी कभी तो ये होता है जो आइज़ होती है इसकी जो वेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है, बहुत छोटी होती है, जो प्रॉपरली ब्लड फ्लो होने में मुश्किल आती है। और ये भी कंडीशन है जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, यानी कि जैसे हम शुगर बोलते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है या हाई फैट है उसके अंदर, और भी वो कंडीशन जो किसी न किसी तरीके से ब्लड को प्रभावित करती है, हमारा जो खून होता है उसको बहने को या उसके रोकने को, थमने को, मतलब किसी न किसी कारणवश ब्लड की जो फिजियोलॉजी है उसको ख़राब करती है। तो उस कंडीशन से जो है हमें आरबीओ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनको देख के हम तुरंत कह सकते हैं कि भाई ये आई स्ट्रोक का पेशेंट है, ये इसमें जो है आरबीओ हो रहा है। तो सबसे पहले ये है कि पेनलेस ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि विजन जो है ब्लर होता है और पेनलेस होता है, और ऑलमोस्ट ये जनरली पहले एक आँख में ही होता है, और कभी कभी ये कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न कर देता है, तुरंत इमीडिएटली लॉस ऑफ विज़न जो है कम्प्लीटली मतलब चला जाएगा पेशेंट का। और कभी कभी पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह सो कर के उठा तो एक आंख से मुझे नहीं दिख रहा था, अचानक से मैंने देखा मुझे एक आंख से नहीं दिख रहा था। तो जनरली पेशेंट को कभी कभी ऐसा था जब सो कर के उठते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग तो देखते हैं एक आंख से उनको नहीं दिख रहा है। तो अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी कि डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगेगा कि ये जो है हमें रेटिनल वेन ऑक्लूजन है या फिर आई स्ट्रोक है। तो जो हमारा आई डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, आप जब पहले अगर ये इस तरह की कंडीशन आपको अगर किसी मरीज़ को आती है तो सबसे पहले इमीडिएटली आप आई हॉस्पिटल लेकर के जाइए और तुरंत उसका चेकअप कराइए। तो ओसीटी एक टेस्ट होता है जो कि हमारी रेटिना को जो है उसकी थिकनेस और उसके अंदर क्या स्वेलिंग है, हाई डेफिनेशन इमेजेस को लिया जाता है ओसीटी के द्वारा, और उसमें हमारी मैकुलर थिकनेस और जो मतलब रेटिना का जो हमारा यानी कि जो हमारा पर्दा है उसके अंदर कहाँ स्वेलिंग है, कहाँ थिकनेस है, ये सब चीज़ें हमारा आई डॉक्टर देखता है और वो इसको ट्रीट करता है। और एक दूसरा टेस्ट हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप से डॉक्टर देखता है आपके पर्दे को और उससे फिर पता लगता है कि ये अंदर क्या ख़राबी चल रही है। और एक टेस्ट होता है फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। फ्लोरेसिन एक डाई होती है जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं, जो ख़राबी रहती है, तो उसमें उसको देख करके पता लगता है। तो फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जो आई मतलब के अंदर जो डाई को यूज़ किया जाता है, इंजेक्टेड किया जाता है, तो फिर उसमें देखा जाता है ख़राबी। तो इस टेस्ट का भी मतलब डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट भी किया जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है या जो मैनेजमेंट है, तो जनरली तो ये है कि जो वेन ब्लॉक हो जाती है उसको मतलब अनब्लॉक करना, खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेन वजह यह है कि इसमें कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आरबीओ होता है। तो यहाँ डॉक्टर ये देखता है किस कारण की वजह से आरबीओ हो रहा है, तो डॉक्टर जो है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उस कॉज को ठीक करने की कोशिश करते हैं।
मेन है यहाँ पर अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना। कुछ ट्रीटमेंट है आरबीओ के लिए, वो इस प्रकार है, जैसे कि इंट्राविट्रल इंजेक्शन ऑफ एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं VEGF ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये जो है टारगेट करती हैं VEGF को, जो कि VEGF एक ऐसा VEGF जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि मैकुलर एडिमा को कॉज करता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो मैकुलर एडिमा को टारगेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। दूसरा हमारा होता है कि इंट्राविट्रल इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। ये जो स्टेरॉइड है ये इंट्राविट्रल इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और ये ड्रग जो है कन्वर्ट करती है इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको जो है रोकती है। एक होता है फोकल लेज़र थेरेपी। फोकल लेज़र थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि लेज़र के द्वारा जो एरिया है जहाँ स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको घटाने में ये हेल्प करता है, मदद करता है। एक होता है पान रेटल फोटोकोगुलेशन। तो जो पान रेटल फोटोकोगुलेशन होता है ये ट्रीटमेंट तब यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को रेटनल वेन ऑक्लूजन होने के बाद उसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, जैसे मैंने बताया था न्यू वेस्कुलराइजेशन होने लगता है, वहाँ पर इसका पान रेटनल फोटोकोगुलेशन का यूज़ किया जाता है, इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इसको ट्रीट करता है, और मेन है इसमें अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना। ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि अंडरलाइंग कॉज जो वजह है उसको ठीक करना। अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर ऑफ जो रिस्क फैक्टर हैं जो क्रिएट कर सकते हैं आरबीओ हो सकता है, वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो रिस्क फैक्टर में ये आपकी एज हो सकती है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपकी अनमेंटेन्ड शुगर यानी कि ब्लड शुगर जिसे बोलते हैं डायबिटीज़, ब्लड ये जो है अब इसकी ये आपकी अनकंट्रोल रहती है, और आपको स्मोकिंग भी इसका जो है रिस्क फैक्टर हो सकता है। और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो जिसे हम बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो भी उसको यूज़ करने से भी इसके रिस्क फैक्टर में रिस्क फैक्टर बढ़ता है। दूसरा है कि आपका ओवरवेट, अगर ओवरवेट है तब भी आपको रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपको आपकी आँख में चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, या फिर आप ब्लड थिनर टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, ब्लड थिनर टैबलेट जैसे एक एस्पिरिन वगैरह होती है, या फिर आपका IOP बहुत बढ़ गया, या आपको एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी से वाटर यानी कि डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो पानी की कमी होगी, इस वजह से भी ये भी आपको इसके भी चांसेस ज़्यादा है गेटिंग आरबीओ। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक स्कोप क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करके होम्योपैथी इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो मेन बात यह है कि होम्योपैथिक में एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा ट्रीटमेंट है इस तरीके के आई स्ट्रोक के लिए, रेटनल वेन ऑक्लूजन के लिए, CRBO के लिए, ऑप्टिक एट्रोफी के लिए, ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए कई सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। तो इसमें क्या है कि अगर आपको एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपकी आई की कंडीशन नहीं सुधर रही है और आपको बार बार इस तरीके की चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, तो आप होम्योपैथिक का सहारा ले सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने अपना व्हाट्सअप नंबर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जा कर के अपनी रिपोर्ट्स को हमें साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कॉल डायरेक्ट ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं, या आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं जिसका एड्रेस हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और होम्योपैथिक स्कोप से आप अपनी एक कहते हैं ना होप फॉर होपलेस, इस तरीके का काम करती है। वैसे तो एक होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो एक इंडिविजुअल कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, कि इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है, जनरलाइजेशन पर नहीं करता है। क्या कॉज है, किस वजह से, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके की डिजीज़ में सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, उस वजह को हमें ठीक करना है। फिर भी आप लोग मायूस ना हो, आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।